मुझे एक कॉल आती है बाहर से कि ऐसे शेलिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप जो फ्रंट लाइट है वो बंद कर दीजिए। तो मैंने इमीडिएटली उठा और मैंने वो फ्रंट लाइन को ऑफ़ कर दिया। और शेलिंग इतनी फिर हाई इंटेंसिटी में थी और ब्लास्ट इतने बड़े बड़े हो रहे थे कि नेचुरली अब लगा, मुझे दिल से डर हो गया कि ये अब कुछ डिफरेंट ही है, कुछ ये तो ऐसा नहीं है, कुछ ये लड़ाई स्टार्ट हो गई है, एक वार है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ऐसे तो बस जैसे हम गाड़ी में बैठे तो कोई हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, तो गाड़ी में जाते हुए खनेतर एरिया पड़ता है, वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हुआ चलती गाड़ी में। हम गाड़ी के बीच में, गाड़ी की तकरीबन 60-70 स्पीड रही होगी जो मुझे अंदाज़ा है। तो चलती गाड़ी के राइट साइड कहीं ब्लास्ट हुआ है, तो उसके जो स्प्रिंटर थे, हम उस वो ब्लास्ट की इतनी साउंड, इतनी वाइब्रेशन थी कि मैं भी अनकॉन्शियस रहा थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जब होश आया तो मेरे पास विहान था और तब विहान दुनिया से जा चुका था। पाकिस्तान की तरफ से 6 और 7 की मध्य रात्रि को पुंछ शहर को निशाना बनाया गया, यानी पुंछ के रिहायशी क्षेत्र में कई मकान डैमेज हुए और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई इंजर्ड हुए। आज हम आपको एक ऐसे परिवार के साथ मिलाएंगे, एक ऐसे घर में मौजूद हैं जिनका चिराग जो है वो बुझ गया। हालांकि ये कहने में बहुत आसान है, लेकिन उस परिवार की इस समय क्या कंडीशन है वो मैं आपको बताऊंगा। ये विहान भार्गव का घर है। हालांकि उस समय विहान भार्गव ने अपनी जान जो है वो इस गोलाबारी में गंवाई, वो शहीद हुए, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि विहान भार्गव कौन थे। अभी मैं उसी रूम में हूँ विहान के, और सबसे पहले आप ये देखिएगा, ये जो क्रिएटिविटी आपको दिखाई दे रही है, ये जितने पेंटिंग्स, ये स्टिकर्स और ये जितनी भी आर्ट, ये क्रिएटिविटी आपको दिखाई दे रही है, ये विहान की क्रिएटिविटी थी और इन चीज़ों में उसे बहुत इंटरेस्ट था। और मैं विहान की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। ये विहान की तस्वीर है जो कि मात्र 13.5 साल का ये बच्चा था और 8th क्लास का स्टूडेंट था, क्राई स्कूल में ये पढ़ता था। और ये सारी क्रिएटिविटी देखिए किस तरीके से, क्या शौक़ था, ये सब क्रिएटिविटी, दीवारों पे पेंटिंग करनी, इस तरीके के ये आर्ट जो है वो करना, इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था, पता नहीं था, ना परिवार वालों ने सोचा था कि वो हमसे बिछड़ जाएगा, ना कभी किसी ने सोचा था। विहान के पिताजी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। हालांकि बहुत मुश्किल होता है बात करना, लेकिन मैं फिर भी एक प्रयास आप तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनसे इनकी बातचीत की। हालांकि बहुत टफ़ है क्योंकि एक बेटा था इनका, आज इस दुनिया से चल बसा। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम संजीव कुमार है। संजीव जी, आप करते क्या हैं? जी, मैं पेशे से टीचर हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, टीचर हूँ, एक अध्यापक हूँ। अगर आप संभव हो तो मुझे सिर्फ इतना बताइए कि 7 तारीख को हुआ क्या था, मतलब ये सारी घटना कैसे घटित हुई? जी, मैं आपको बताता हूँ। ये 6 तारीख की मध्य रात्रि के बाद का तकरीबन आप कह सकते हो 2-2:30 का टाइम था। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है उस टाइम। मुझे एक कॉल आती है बाहर से कि ऐसे शेलिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप जो फ्रंट लाइट है वो बंद कर दीजिए। तो मैंने इमीडिएटली उठा और मैंने वो फ्रंट लाइन को ऑफ़ कर दिया। जैसे ही मैं अंदर गया तो मेरी वाइफ और मेरा बेटा विहान, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी सडनली जाग गया और बोलता, पापा क्या हुआ? मैंने बोला कुछ नहीं है, एक मॉक ड्रिल कर रहे होंगे, कोई एक्सरसाइज गवर्नमेंट की चल रही है बेटा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और शेलिंग इतनी फिर हाई इंटेंसिटी में थी और ब्लास्ट इतने बड़े बड़े हो रहे थे कि नेचुरली अब लगा, मुझे दिल से डर हो गया कि ये अब कुछ डिफरेंट ही है, कुछ ये तो ऐसा नहीं है, कुछ ये लड़ाई स्टार्ट हो गई है, एक वार है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ऐसे चलता रहा सिलसिला। वो थोड़ा सा व्हाट्सएप भी हमने टेलीविज़न वगैरह लगा दिया, व्हाट्सएप पर वो चैटिंग करने लगा अपने फ्रेंड्स में कि यार ऐसा हुआ है, तू कहाँ, तू क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे ये सारा चलता रहा सिलसिला। तकरीबन सुबह कोई 4:45 का टाइम था, तो बोलने लगा, पापा मुझे नींद आ गई है। तो मैंने बोला ओके बेटा, मैं आपके साथ ही बैठा हूँ, तो आप सो जाओ। तकरीबन आधा घंटा वो सोया। उसके बाद एक हाई इंटेंसिटी में एक ब्लास्ट हुआ और उसकी साउंड काफ़ी ज़्यादा थी
और एक धमाके का जैसे एक वाइब्रेशन होती है वो हमारे घर तक भी आई, तो वो सडन इमीडिएटली वो याद मतलब कि वो जाग गया। तो वो बोलने लगा, पापा आप तो बोलते थे मॉर्निंग में ऐसा होता है, मॉर्निंग में लड़ाई कभी नहीं होती, ये सिर्फ रात को ही होती है। मैंने बोला यार कोई बात नहीं, अभी 5:30 हुए हैं, 6-7-8 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा मसला, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें काफ़ी फ्लैश होने लगा, ऑपरेशन सिंदूर ये वो। और उसने जब ये देखा कि ऑपरेशन सिंदूर था, ऐसा था, फिर पूछने लगा ये क्या होता है। फिर मैंने बताया जिनके सुहाग उजड़े थे, आपको पता है पहलगाम में जो अटैक हुआ था उस पर एक ऑपरेशन किया और टेररिस्ट एरिया को हिट किया जो पाकिस्तान में थे। तो उसने 2 बार ये बोला, एक हुटिंग टोन में उसने बोला कि मोदी ने अपना बदला ले लिया। फिर इसको बुलाया माँ को, मामा मोदी ने अपना बदला ले लिया। ये ऐसा ही सिलसिला चलता रहा और तकरीबन 9:30 पौने 10 का टाइम था। तो उसने एक पेट रखा अपना कर्सर, हस्की है, एक डॉग है। तो मैंने सोचा कि अब चलो उसको बांध देता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया तो उसको चलो बांध दूँ। तो बाहर आया तो यहाँ स्प्लिंटर काफ़ी पड़े हुए थे। वो स्प्लिंटर देख के मुझे एक डर सा हो गया, एक शॉक सा हो गया अंदर से कि अगर स्प्लिंटर यहाँ पर गिर सकते हैं शेलिंग के तो ब्लास्ट भी कभी भी हो सकता है और वी आर नॉट सेफ हेयर, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने कुछ ना करते हुए अपने फ्रेंड सर्कल में कॉल्स वगैरह की, तो सभी ये बोलने लगे कि हम भी बीजी तक पहुंच गए हैं, हम बाहर निकल चुके हैं सर, आप सेफ जोन में नहीं हो, आप आर्मी के पास हो, डिफेंस एरिया है, तो वहाँ पर आपके साथ कुछ भी हो सकता है, एक बच्चा आपका। तो ऐसे सभी के साथ जैसे कॉल, तो सभी बोलने लगे आप जम्मू में आ जाओ, हमारे घर में आ जाओ। जो फ्रेंड सर्कल बेचारे जिनका जैसे जैसे उन्होंने अपना एक सुझाव ही दिया मुझे। फिर उसके बाद लास्ट मैंने अपने जीजा जी को कॉल की कि मेरी गाड़ी है आपके घर, तो अगर कोई ड्राइवर वगैरह मिल सके, कोई अरेंज हो सके तो हम भी जम्मू जाना चाहते हैं। उन्होंने बोला ड्राइवर इतना मुश्किल है आप, क्योंकि इतनी शेलिंग में कौन जाएगा, रिस्क कोई नहीं लेता है। तो फिर मैं बोला आपने क्या सोचा। बोलते मेरा बेटा भी डर गया है, क्योंकि मेरी सिस्टर को सुबह लगी थी, उसको स्प्लिंटर यहाँ पर लगा। वो कहाँ रहते हैं? वो शंकर नगर में। अच्छा, शंकर। अच्छा जी, शंकर। तो वो उनका बेटा भी काफ़ी डरा हुआ था। फिर मैंने उनको बोला कि आप अगर जा रहे हो तो हमें भी साथ में पिकअप कर लो। वो बोलने के ओके, आप 5 इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, 5 मिनट में आप, मैं गाड़ी बाहर ला रहा हूँ तो आप आ जाओ। हमने वेस्ट नहीं किया टाइम और कुछ नहीं लिया साथ में, थोड़ी सी कैश थी तो वो डाली और एक ATM डाला, तो हम निकल गए। घर खुला ही रखा वैसे ही। तो बस जैसे हम गाड़ी में बैठे तो कोई हमने टाइम वेस्ट नहीं किया। तो गाड़ी में जाते हुए खनेतर एरिया पड़ता है, वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हुआ चलती गाड़ी में। हम गाड़ी के बीच में, गाड़ी की तकरीबन 60-70 स्पीड रही होगी जो मुझे अंदाज़ा है। तो चलती गाड़ी के राइट साइड कहीं ब्लास्ट हुआ है। तो उसके जो स्प्लिंटर थे, हम वो ब्लास्ट की इतनी साउंड, इतनी वाइब्रेशन थी कि मैं भी अनकॉन्शियस रहा थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जब होश आया तो मेरे पास विहान था और तब विहान दुनिया से जा चुका था। मतलब गाड़ी के बीच में ही हिट हो गया? जी जी, गाड़ी के बीच ही। और उसमें मेरे जीजा जी को भी काफ़ी इंजरीज आई। मेरा जो भांजा है उसकी राइट आर्म पूरे तरीके से डैमेज है, जो जीजा जी की राइट लेग पूरी डैमेज है। वो अमनदीप हॉस्पिटल में अभी वहाँ पर अभी उनका इलाज अंडर ट्रीटमेंट है और उनके तकरीबन 4 ऑपरेशन हो चुके हैं। मतलब आप उनसे खनेतर तक ही पहुँचे तो ये सारी घटना घटित जी जी, तकरीबन 4-5 किलोमीटर ही अभी हम पहुँचे थे तो वहाँ पर ये घटना हुई। तो इसमें हमने अपने बेटे को खो दिया हमेशा के लिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पहुँचे हैं पुंछ। इससे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आए थे, हमने देखी थी तस्वीरें आपके साथ। आज गृह मंत्री पहुँचे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई आपकी? क्या जी, उनके साथ फेस टू फेस तो नहीं, क्योंकि ऐसा प्रोटोकॉल होता है वहाँ पर और उनका एक सिस्टम होता है और एक टाइम फ्रेम होता है जो भी उनका होता है। मेरी उनके साथ नहीं हो पाई क्योंकि उनका प्रोटोकॉल था, उसमें जिनको अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह देने थे तो उनको फ्रंट में रखा गया, उनको एक सीरियल में रखा गया, क्योंकि टाइम उनके लिए ना, टाइम बड़ा प्रीशियस होता है। तो बाकी हमारे सामने से वो गुजरे और हाथ जोड़ के उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से और स्टेज से भी संवेदनाएं जिनको हम बोलते हैं, कंडोलेंसेस बड़े किए और दिल से किए। और उनका धन्यवाद है कि वो इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ पुंछ में आए, पुंछ के लोगों को एक हौसला अफजाई की। उनके लिए और उनके इन वर्ड्स के लिए और ख़ुद आने के लिए हम सभी जो पुंछी हैं और हम माँ बाप जो हैं उनका धन्यवाद करते हैं। विहान क्या किस तरीके के शौक थे उसके, क्या कुछ किस तरीके की बातें करता था? ये आप ये दिखा रहे थे पेंटिंग, एक बार दिखाइएगा कि उसके हाथ के ड्राइंग है ये? जी बिल्कुल, वो हाथ से जो भी बनाता था बड़ा अच्छा। वो ड्राइंग्स वगैरह में देखो, आप देख सकते हो, ये उसकी ड्राइंग्स हैं और ऐसी एक नहीं है, ऐसी सो मैनी ड्राइंग्स
तो स्कूल में भी इस तरीके की क्रिएटिविटी, स्कूल के जैसे कोई फंक्शन होता था स्कूल में तो वो। हाँ हाँ, ऐसा कुछ होता था जैसे चेस वगैरह, तो उसमें भी उसने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, चेस का शौकीन था, हाँ, मतलब चेस का गेम्स शौकीन गेम था जो उसने। उसकी वो थी। जी जी, उसने पार्टिसिपेट एक बार किया और इस बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो रहा था, तो उसके लिए उसने ऑनलाइन एक फॉर्म ही सबमिट किया था। वो होना था अभी। एक क्रिएटिविटी में हाईली क्रिएटिव था वो। ड्राइंग में तो उसका बड़ा इंटरेस्ट था, और वो हम बोलते हैं ना कि ड्राइंग के लिए कई बार लोगों को काफ़ी टाइम लगता है, एक फ़ाइन आर्ट के लिए काफ़ी टाइम लगता है। मैं खुद भी बचपन में किया करता था, मुझे भी ड्राइंग का शौक़ था, लेकिन उसका जब मैं ड्राइंग का उसको मैं एक टाइम फ्रेम, कभी कभी मुझे लगता था कि थोड़ा ये आगे पीछे डाइवर्ट है, जब बाहर घूम रहा है तो मैं बोलता था आदू 1 मिनट। घर में उसको मैं निकनेम आदू ही अच्छा, बुलाता निकनेम आदू था। आदि रखा था, लेकिन मैं आदू ही बुलाता था उसको, मतलब प्यार से मैं आदू ही बुलाता था। मैं आदू यार, आप 2 मिनट बैठो, मैं आपको ऐसा करूँगा, फिर मैं आपको रिवार्ड दूंगा, तो मैं देखता हूँ कितने टाइम में आप एक ड्राइंग बना सकते हो। फिर वो इसको इतनी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर भी उसके आगे जब रखता था, तो हार्डली आप यकीन नहीं मानोगे, एक बार उसने मुझे इतनी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर 15 मिनट में, वो मेरे पास अंदर है कहीं, अभी नहीं आपको दिखा सकता, 15 मिनट में उसने इतनी अच्छी वो उसको स्किल्ड के साथ फाइन लाइंस में उसको एक पूरा एक एनिमेशन तैयार किया। और मैंने उसको तब पकड़ा और मैंने उसके साथ बड़ा प्यार किया, उसको हग किया, उसको किसेस वगैरह किए। फिर मैंने बोला यार, तुझे जो चाहिए, जो ऑनलाइन तूने मंगवाना है तू मंगवा सकता है, क्योंकि आदू तू बड़ा एडवांस है, मेरे से बड़ा एडवांस है तू। और वो चेस का और ये पूछता था, खास करके उसको एनिमेशन में काफ़ी इंटरेस्ट था, मतलब इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट जी जी। और वो पूछता था इस फील्ड में कैसे जाया जाता है। फिर मैंने उसको बोला कि आफ्टर 12th आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह करो, कंप्यूटर साइंसेज में आप करो कुछ, जो भी इंजीनियरिंग है, जा कुछ है, तो वो आप टाइम टू टाइम वो आपको पता चलता जाएगा। जैसे आप हायर एजुकेशन में जाओगे, तो अगर जो फील्ड आपको पसंद है बेटा, तो आप उसी फील्ड में आप जाना। मैं उसको ये ऐसा बोलता था हमेशा। तो अब आपकी तरफ से क्या कुछ डिमांड है, क्या कुछ मांग है? हालांकि अमित शाह जी भी आए, प्रशासन भी पहुंचा होगा आपके पास, काफ़ी डिटेल्स वगैरह सब ली होंगी, तो बेटा तो अब वापस नहीं आ सकता, ये सब समझते हैं, उसकी भरपाई तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एक उम्मीद होती है, एक आस होती है, जैसे आदू के सपने थे, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या चाहते हैं? कुछ बातें मेरे जहन में ही थी कि चलो अगर मुझे मौका मिला अमित शाह सर के सामने अगर बोलने का, तो मैं रखूँगा। लेकिन उससे पहले ही जो उन्होंने अपनी स्पीच रखी, लोगों के साथ अपने आइडिया शेयर किए, जब व्यू शेयर किए, उसमें काफ़ी बातें उन्होंने जैसे किया कि बंकर्स का हम दे रहे हैं कि मैक्सिमम बंकर्स पुंछ में बनेंगे, और हम चिंतित हैं, हम एक सिटीजन्स के लिए हम आपके साथ चट्टान की तरह खड़े। ऐसी बातें जब उन्होंने की, तो मुझे लगता है कि वो कंसर्न्ड है, वो हर एक इंडिविजुअल से, हमारे जो भारत सरकार है वो कंसर्न्ड है। उसके लिए कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई हमारे पास शब्द नहीं है। हम उनका थैंक्स करते हैं कि पुंछ बॉर्डर एरिया में आए, और हम सभी के साथ, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि हौसला अफजाई के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और आभारी हैं उनके। काफ़ी चीज़ें उन्होंने ऐसी बताई कि हम स्पेशल पैकेज लाएंगे जिनका डैमेजेस वगैरह होंगे, बड़े अच्छे उनका पॉजिटिव रहा वो सारा। और उसमें तो कोई हमारी मांग भी नहीं है, कोई डिमांड ही नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट करेंगे। शायद वो थोड़ी सी बात वहाँ पर नहीं हो पाई, जब टाइम की कमी थी, कैसे भी था, कि जितने भी लोग जहाँ पर शहीद हुए हैं, और उनको शहीद तो सभी बोल रहे हैं अभी, उनको अगर ऑफिशियली शहीद का दर्जा मिल जाए, तो हम समझेंगे कि हम कृतार्थ होके हम उनका बहुत धन्यवाद और आभारी रहेंगे। दूसरा, एक वार मेमोरियल अगर पुंछ में बन जाए, क्योंकि अगर वार में स्मारक जो है वो उनके नाम से, जी हाँ जी, एक स्मारक जिसको हम बोलते हैं, एक वार मेमोरियल बन जाए, ताकि आने वाली जनरेशन्स, आने वाले हमारे बच्चे जो होंगे, वो लोग जान पाएँ और समझ पाएँ कि 6-7-8 मई को क्या हुआ था। पाकिस्तान की शेलिंग, पाकिस्तान ने कैसे टारगेट किलिंग की थी हमारे सिविलियंस की। ये चीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि एक वार मेमोरियल और दूसरा शहीद का दर्जा, ये हम भारत सरकार से यही एक विनती करते हैं, एक उनसे एक आग्रह करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं। ये रिक्वेस्ट है उनसे कि अगर ये हो जाए तो हम उनके कृतार्थ रहेंगे, आभारी रहेंगे हमेशा के लिए। तो दूसरी सिविल डिफेंस के लिए, वो तो ऑलरेडी बोल चुके हैं, मैंने उनका भाषण बड़े अच्छे तरीके से सुना, और मुझे नहीं लगता उसके लिए अब हमें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है इस पर। तो वो सब चीज़ें फुलफ़िल हो जाएँ तो मतलब जी जी, वो मुझे लगता है कि भारत सरकार वो कमिटेड होते हैं, वो लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। ये हमने देखा, आज तक हम देखते ही आ रहे हैं कि भारत सरकार जो उनको सिटीजन्स के हित में लगता है वो हमेशा करती है, और वो हमें वो इसीलिए हम बोलते हैं कि भारत जैसा कोई भी देश नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ के हमारे जो अधिकारी हैं वो अपने अवाम के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए, अपने लोगों के लिए काफ़ी कंसर्न्ड है।
जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है, मतलब कि जिसका एक बेटा चला जाए, तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उसको अपने चरणों में जो है वो निवास स्थान दे। तो ये विहान के जो परिजन थे, उनके पिताजी थे, जिनके साथ हमने ये बात की। कोशिश, ये कोई स्टोरी या कोई मीडिया में वैसा हमारे लिए स्टोरी नहीं है। ये सिर्फ वो बातें हैं कि आप तक विहान की वो इनसाइड स्टोरी थी, जो बच्चे ने एक शहादत पाई है। कभी सोचा नहीं था परिवार वालों ने कि इस तरीके से हमसे बिछड़ जाएगा। एक बेटा था, और ये देखिए क्या इत्तेफाक हुआ कि घर से सुरक्षित वो निकला, और रास्ते में पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग हो रही थी, वो जो मोटार शेल गिरा इनकी गाड़ी पे, तो वहाँ पर उसने अपनी जो है वो जान गंवाई और शहादत पाई है। फिर भी मतलब कि पिता का एक साफ तौर पर संदेश है, बहुत स्ट्रांग, देश की सेनाओं के प्रति, अपने देश के प्रति वो गर्व है हमारी जो सेनाएं हैं उस पर। और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आज पहुंचे थे, उनके प्रति भी। और इन्होंने एक सॉफ्ट सा एक मैसेज दिया है कि उन शहीदों का वॉर मेमोरियल, एक स्मारक बनाया जाए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन उन चीज़ों को देखकर, उस स्मारक को देखकर ये याद रखे कि ऑपरेशन सिंदूर में जहां हमारी सेनाएं लड़ रही थी, वहां हमारे नागरिक जो आम सिटीज़न थे, उन्होंने भी देश के लिए शहादत पाई। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है, मैसेज है। हालांकि जो डिमांड्स सब चीज़ें हैं, वो इन्होंने कहा कि अमित शाह जी ने वो सब चीज़ें ऐड ऑन की हैं, लेकिन ये एक मैसेज है। हालांकि विहान के साथ और भी 2 बच्चे थे, ट्विन बच्चे थे, उन्होंने भी जान गंवाई है। तो ये पाकिस्तान ने एक दर्दनाक, एक कायरतापूर्ण जो ये किया है। हालांकि सेनाओं का सामना तो वो नहीं कर पाया, लेकिन आम सिटीज़न, आम लोगों को निशाना बनाया। लेकिन हमें उन शहीदों पे, चाहे वो सैनिक है या हमारे सिटीज़न हैं, उन पे फ़ख्र है, उन पे गर्व है। तो ये विहान की इनसाइड स्टोरी, किस तरीके की क्रिएटिविटी, बहुत ही क्रिएटिव बच्चा था, जो बड़े होके उसका सपना था कि एनिमेशन, क्रिएटिविटी, ये हमने आपको तस्वीरें, ये सब चीज़ें दिखाई हैं कि किस तरीके से उसका आर्ट था, एक प्रतिभा थी, उसके अंदर एक हुनर था। उस हुनर को, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। तो आज विहान हमारे बीच में नहीं है, लेकिन परिवार के प्रति सभी की संवेदनाएं हैं। और परिवार बस यही मांग करता है कि हमारे बेटे की, हमारे बच्चे की वो यादें जो हैं वो इस पुंछ के अंदर रहे, ताकि हर कोई याद रखे कि किस तरीके से देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति उसने सेक्रीफाई किया है। वीडियो जर्नलिस्ट क्रिश के साथ मैं राही कपूर, ओपन भारत, पुंछ।